दो देश, दो महाशक्तियां। इनकी सभ्यताएं इतनी पुरानी हैं कि मानव इतिहास भी छोटा लगने लगता है। आज हम चीन और भारत की कहानी में उतरने वाले हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनकी इकोनॉमिक जर्नी, इनकी आर्थिक यात्रा एक दूसरे से इतनी अलग कैसे हो गई। तो चलिए बिना किसी लाग लपेट के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज का जो सबसे बड़ा सबसे जरूरी सवाल है वो ये है, चीन इस रेस में आगे कैसे निकल गया। आखिर वो क्या वजह थी कि एक देश तो रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ गया जबकि दूसरा आज भी अपनी पूरी ताकत तक नहीं पहुंच पाया है। अच्छा, इस बात पर जरा गौर करते हैं। अगर हम 1950 के दशक में वापस जाएं, तो चीन और भारत दोनों लगभग एक ही जगह पर खड़े थे। दोनों ही देश गरीब थे, दोनों ही युद्ध और बंटवारे से टूटे हुए थे और दोनों ही स्ट्रगल कर रहे थे। सच कहूं तो उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि चीन एक दिन जाकर सुपर पावर बन जाएगा। लेकिन फिर वो एक पल आया जिसने सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसा फैसला जिसने चीन को इतिहास की सबसे तेज इकोनॉमिक ग्रोथ वाली पटरी पर लाकर खड़ा कर दिया। अब देखिए, ये जो टाइमलाइन है ना, इसमें सबसे जरूरी चीज है वो टाइम का गैप। चीन ने 1978 में ही अपनी इकोनॉमी दुनिया के लिए खोल दी थी। वहीं भारत ने अपने बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी आर्थिक सुधार 1991 में शुरू किए। मतलब पूरे 13 साल का फर्क। सोचिए, एक मैराथन दौड़ में किसी को 13 साल की हेड स्टार्ट मिल जाए तो क्या होगा। और ये सब कुछ शुरू हुआ सिर्फ एक सोच से। देंग श्योपिन ने एक बहुत ही बोल्ड और कह सकते हैं डिसाइसिव फैसला लिया। उन्होंने कहा, अब हमें विचारधारा की परवाह नहीं है, हमें नतीजों की परवाह है। और बस इसी एक लाइन के साथ उन्होंने ट्रेड के लिए विदेशी कंपनियों और फैक्ट्रियों के लिए चीन के दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए। और इसका नतीजा था एक जबरदस्त, एक धमाकेदार बदलाव। जो चीजें चीन में सदियों से नहीं हुई थीं, वो कुछ दशकों में ही होने लगी। देखते ही देखते छोटे छोटे गांव बड़े बड़े शहरों में बदलने लगे। और जब गांव शहर बन रहे थे तो किसान क्या कर रहे थे? लाखों की तादाद में लोग अपने खेत छोड़कर फैक्ट्रियों की तरफ दौड़ पड़े। ये चीन के समाज के लिए एक बहुत बड़ा शिफ्ट था, एग्रीकल्चर से सीधा इंडस्ट्री की तरफ। और अगर इस बदलाव का कोई एक सबसे बड़ा, सबसे सटीक उदाहरण देखना है तो वो है शेंज़ेन, एक छोटा सा मछली पकड़ने वाला गांव जो आज दुनिया के सबसे पावरफुल टेक हब्स में से एक बन गया है। इससे चीन के बदलाव की स्पीड और स्केल का अंदाजा लगाया जा सकता है। कमाल है। तो ये तो साफ है कि चीन ने एक्सीलरेटर पे पैर रख दिया था। लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने गाड़ी किस दिशा में दौड़ाई और उसी वक्त भारत ने कौन सा रास्ता चुना। बस यहीं पर इन दोनों की कहानी एकदम अलग हो जाती है। तो यहां पर एक बहुत बड़ा फर्क है। चीन को जैसे मैन्युफैक्चरिंग का जुनून हो गया था, वो बन गए दुनिया की फैक्ट्री। उन्होंने दुनिया को सस्ते फोन, चार्जर, खिलौने, हर तरह की मशीनें दी। दूसरी तरफ भारत सॉफ्टवेयर और सर्विसेज में मजबूत हुआ। वो बने दुनिया का दिमाग। तो अगर सीधे शब्दों में कहें, चीन ने मशीनें बनाई और भारत ने दिमाग तैयार किए। और मैन्युफैक्चरिंग से जो पैसा आया, उस पैसे का चीन ने क्या किया? उन्होंने उस सारे पैसे को वापस देश बनाने में लगा दिया। मतलब फ्यूचरिस्टिक हाईवेज बनाए, बड़े बड़े एयरपोर्ट्स बनाए, हाई स्पीड रेल का जाल बिछा दिया और ऐसे ऐसे विशाल पुल बनाए कि दुनिया देखती रह गई। शंघाई जैसे शहर तो जैसे भविष्य से निकलकर आ गए हों। और इसी दौरान भारत एक बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहा था। भारत ने चुना लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी, उसने चुना डिबेट यानी बहस, और उसने चुनी आज़ादी। इन वैल्यूज ने लोगों की रक्षा तो की, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसी वजह से फैसले लेने की रफ्तार धीमी पड़ गई, क्योंकि डेमोक्रेसी में हर आवाज की अहमियत होती है और सबको साथ लेकर चलने में जाहिर है वक्त तो लगता ही है। और बस यहीं पर हम दोनों देशों के बीच के सबसे फंडामेंटल, सबसे बुनियादी फर्क पर पहुंचते हैं। ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है, एक समझौता, जो बताता है कि दोनों के नतीजे इतने अलग अलग क्यों हुए। लेकिन देखिए, इस पूरी कहानी में एक ऐसा सच छुपा है जिसके बारे में अक्सर लोग बात नहीं करते। ये सच है स्पीड और फ्रीडम के बीच के एक बहुत बड़े चुनाव का। और ये स्लाइड इस बात को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। चीन का रास्ता क्या था? उन्होंने स्पीड के लिए, रफ्तार के लिए आज़ादी को कुर्बान कर दिया। वहां एक पार्टी का सिस्टम है, फैसले ऊपर से लिए जाते हैं और बिना ज्यादा बहस के तेजी से लागू हो जाते हैं। और भारत का रास्ता, भारत ने आज़ादी के लिए, फ्रीडम के लिए रफ्तार को कुर्बान किया। यहाँ लोगों की आवाज़ ज़्यादा है, मीडिया आज़ाद है, प्रोटेस्ट हो सकते हैं, लेकिन इन सब वजहों से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में अक्सर देरी हो जाती है। लेकिन चीन की इस तेज रफ्तार का
इंसानी पहलू क्या था, इसका असर क्या हुआ, ये एक नंबर, ये एक आंकड़ा सब कुछ बता देता है। 80 करोड़, जी हाँ, 80 करोड़ लोगों को चीन अपनी स्ट्रैटेजी से गरीबी से बाहर निकालने में कामयाब रहा। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। वर्ल्ड बैंक भी कहता है कि ये मानव इतिहास में गरीबी को कम करने की सबसे तेज दर थी। अब तक ऐसा किसी ने नहीं किया था। ये एक असाधारण, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट है। तो ठीक है, अब तक हमने ये देख लिया कि चीन कैसे और क्यों आगे निकला। लेकिन कहते हैं ना, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है। तो असली सवाल अब ये है कि आगे क्या होगा। और यहीं पर भारत की कहानी एक नया, एक दिलचस्प मोड़ लेती है। भारत को कोई विफलता या फेलियर समझना बहुत बड़ी गलती होगी। सच तो यह है कि ये एक सोता हुआ विशालकाय शेर है, जो अब धीरे धीरे जाग रहा है और अपनी असली ताकत को पहचान रहा है। आज भारत की ताकतें देखिए। दुनिया की सबसे नौजवान आबादी यहां है, जो एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में एक क्रांति आ चुकी है और अब सड़कों और एयरपोर्ट्स के निर्माण में भी एक नई तेजी देखने को मिल रही है। और टेक्नोलॉजी और टैलेंट में, अरे उसमें तो भारत पहले से ही एक ग्लोबल लीडर है। तो अब असली सवाल ये नहीं है कि चीन क्यों जीता। असली सवाल यह है कि आगे क्या होगा। ये कहानी अभी भी लिखी जा रही है और जाते जाते बस एक आखिरी बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि जो महाशक्तियां होती हैं ना, वो हमेशा के लिए पीछे नहीं रहती।